नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रॉमा। ट्रॉमा क्या होता है इसके बारे में अपन आज बात करते हैं स्टूडेंट। और ट्रॉमा से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स के डिमांड पे ही ये टॉपिक बनाया गया है ताकि जो एग्ज़ाम होने वाला है नोट सेट का उसके अंदर उनको बेनिफिट मिले और जो भी उनके डाउट्स हैं वो ट्रॉमा से रिलेटेड उनके क्लियर हो। ठीक है, आई होप आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होगा। नोट सेट एम्स के लिए 1 तारीख के समथिंग उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आई होप कि आपका जो ट्रॉमा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो अच्छे से सोल्व होगा वहाँ पे। तो बेसिकली इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ना है अपने को ये सब पहले बात करते हैं। तो ट्रॉमा के अंदर ट्राई मॉडल मोटिलिटी मॉडल के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर 3 मॉडल पढ़ते हैं अपन, इमीडिएट डेथ, अर्ली डेथ और लेट डेथ। फिर बात करेंगे अपन इसके बारे में डेथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो बात करेंगे। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन ट्राइज से रिलेटेड कुछ बात करेंगे और फिर बात करेंगे एटीएलएस के रिगार्डिंग। एटीएलएस क्या होता है? एटीएलएस एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। उसके अंदर प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, टर्सरी सर्वे उसके रिगार्डिंग बात करेंगे और इस तरह से अपन इसको कवरअप करने की कोशिश करेंगे शॉर्ट टाइम में। तो ट्रॉमा क्या होता है? ट्रॉमा ये वर्ड ग्रीक वर्ड से लिया गया है वुंड, जिसका मतलब क्या है? वुंड। ट्रॉमा कौन से वर्ड से लिया गया है स्टूडेंट? ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये वर्ड। ये ग्रीक वर्ड है ट्रॉमा जिसका मतलब होता है वुंड। क्लियर स्टूडेंट? ये बात हो गई वर्ड ट्रॉमा। हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर्स होता है तो इसलिए ये ट्रॉमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रॉमा के दौरान जो एक्टिविटी करनी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज होती हैं पेशेंट को बचाने के लिए, तो ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है उस चीज़ के लिए। तो ट्रॉमा के रिगार्डिंग नेक्स्ट देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करेंगे अपन ट्राइमोडियल मोटिलिटी मॉडल ऑफ ट्रॉमा। जो ट्राइमोडियल मोटिलिटी है ट्रॉमा का उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमीडिएट डेथ, फिर बात करेंगे अर्ली डेथ, फिर बात करेंगे लेट डेथ के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं इमीडिएट डेथ किसे बोला जाता है। स्टूडेंट क्या बोल रहा है? इमीडिएट डेथ। इमीडिएट डेथ किसको बोला जाता है? यदि विद इन मिनट्स के अंदर इंजरी के बाद में मिनट्स के अंदर ही पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इमीडिएट डेथ। और वो किस वजह से होती है? यदि ब्रेन की इरिवर्सिबल इंजरी हो जाए। कैसी इंजरी? इरिवर्सिबल इंजरी ऑफ ब्रेन। और इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी कब होती है? बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया है। तो विद इन 4 मिनट्स के अंदर यदि ब्रेन की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है, 4 मिनट्स तक यदि टाइम ड्यूरेशन है, यदि 4 मिनट्स तक ब्रेन की ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है तो उस वजह से इरिवर्सिबल ब्रेन इंजरी देखा गया। ठीक है, तो देखा नहीं गया कि मतलब कि यह है कि 4 मिनट से यदि 4 मिनट तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची ब्रेन तक, जो नर्व सेल है, क्योंकि उनको ग्लूकोज चाहिए होता है, तो क्या होता है? ब्रेन इंजरी। नेक्स्ट बात करें हेमरेज फ्रॉम इंजरी ऑफ। यदि इंजरी होती है और उस वजह से हेमरेज होगा तो डेथ हो जाती है, क्योंकि उसकी वजह से देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन शॉक हाइपोवोलेमिक शॉक। तो बात करें हार्ट की इंजरी हो जाए ट्रॉमा की वजह से, एरोटा क्या है? ग्रेट वेसल से सबसे बड़ी वेसल है, आर्टरी है, लीवर, लंग्स और पेल्विक। तो इन पार्ट्स पे यदि किसी भी प्रकार की इंजरी होती है उस वजह से हेमरेज होता है, तो हेमरेज की वजह से पेशेंट किस में चला जाता है? शॉक में, और उसकी कुछ ही मिनट में उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं अर्ली डेथ। फिर बात करते हैं अपन इमीडिएट डेथ। क्या बोलेंगे उसको? इमीडिएट। फिर बात करेंगे अर्ली डेथ। अर्ली डेथ हॉवर्स के अंदर, यदि किसी पेशेंट की इंजरी के बाद में किसी पेशेंट की डेथ हॉवर्स में हो रही है तो वो उसको बोलेंगे अर्ली डेथ। यदि मिनट्स में हो रही है तो उसको बोलेंगे इमीडिएट। क्लियर है? तो विद इन हॉवर्स, यदि हॉवर्स के अंदर कुछ घंटों के अंदर यदि डेथ हो जाती है तो अर्ली डेथ। नेक्स्ट बात करें ये क्यों होती है? इसके कोज है इंट्राक्रेनियल हेमरेज, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ICH। क्लियर है? जो ब्रेन का इंजरी होता है उसके अंदर ये सबसे कॉमनली देखा जाता है, मोस्ट कॉमन है इंट्राक्रेनियल हेमरेज। और पढ़ते अपन एंटीरियर क्रेनियल हेमरेज, एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर जिसको बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या कौन से साइन देखने को मिलते हैं? रेकोन आइज वगैरह देखने को मिलती है, हेलो साइन देखने को मिलता है, वो एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर की इंजरी की वजह से देखने को मिलते हैं।
ठीक है, और वो वर्स्ट कंडीशन होती है यदि उस फ्रैक्चर के अंदर पेशेंट के चांस बहुत ही कम होते हैं बचने के। और जबकि मोस्ट कॉमन पूछा जाए आपसे ब्रेन इंजरी के अंदर तो ICH क्या है, मोस्ट कॉमन है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज। नेक्स्ट है मल्टीपल इंजरीज हो जाए कोई, उस वजह से क्या हो जाए, ब्लड लॉस। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स, टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है स्टूडेंट, यदि लंग्स की जो प्लूरल केविटी है, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है, प्लूरल स्पेस बोलते हैं, प्लूरल केविटी, यदि वहाँ पे यदि क्या हो जाए, कोई ट्रॉमा हुआ है तो उसकी वजह से एयर बाहर की तरफ से अंदर जाएगी और वो क्या कर देगी, लंग्स को श्रिंक कर देगी, लंग्स को श्रिंक कर देगी। उस वजह से क्या होगा, जो आपका ट्रेकिया है, ट्रेकियल डेविएशन देखने को मिलेगा और हार्ट के जो फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएंगे। क्लियर है, तो वो ये कंडीशन देखने को मिलती है टेंशन न्यूमोथोरेक्स के, क्योंकि इसकी वजह से क्या, टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या हो रहा है, बाहर से एयर आती है लंग्स के अंदर और उस वजह से जो इधर वाला लंग इधर की तरफ चला जाता है, उस वजह से इम्पेयर्ड हो जाता है जो भी रेस्पिरेशन फंक्शन है। नेक्स्ट बात करें कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट से हर एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेटेस्ट एग्जामों में पूछे गए हैं, हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कार्डियक टेम्पोनेट से। कार्डियक टेम्पोनेट क्या होता है, जब पेरिकार्डियल फ्लूइड जो अपनी हार्ट के चारों तरफ लेयर होती है, पैराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल, सेम जैसे कि लंग्स के होती है पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा, उसी तरह दो लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर आउटर होती है किसकी, हार्ट की, तो उसको बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियल और विसरल पेरिकार्डियल। तो उनके बीच में फ्लूइड होता है, ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। यदि उसका एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है, उसकी वजह से हार्ट के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन लेट डेथ। लेट डेथ किसको बोलते हैं अपन, लेट डेथ ये अकर्स डेज, यदि डेज टू वीक के अंदर किसी इंजरी के बाद में, डेज से वीक के बाद में यदि इंजरी डेथ हो रही है पेशेंट की, उसको बोलेंगे लेट डेथ। और लेट डेथ किस वजह से होती है, सेप्सिस की वजह से। किसकी वजह से, सेप्सिस, इन्फेक्शन की वजह से, ब्लड इन्फेक्शन नाउन एज सेप्सिस। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और खूब सारे ऑर्गन फेल हो जाएं कंपेंसेट करने में, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से और सेप्सिस की वजह से डेथ देखने को मिलती है, तो उसे बोलते हैं लेट डेथ। और लेट डेथ कब होती है, अगर डेज टू वीक। तो इस तरह से ये है ट्राई मॉडल, ट्राई मॉडल मतलब 3 है, और मोर्टिलिटी मतलब डेथ फॉर ट्रोमा। ये ट्राई मॉडल मोर्टिलिटी मॉडल है किसके लिए, ट्रोमा के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है किस तरह से होता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, आपने ये वर्ड पढ़ा कार्डियक टेम्पोनेट। कार्डियक टेम्पोनेट से क्या क्या क्वेश्चन आए वो अभी अपन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट कि बैकस्ट्राइड, एम्स ऋषिकेश का एग्जाम जो लगा आपका 2020 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया था कि बैकस्ट्राइड किसके अंदर देखने को मिलता है स्टूडेंट, और उसके साइन सिम्टम पूछे थे, ठीक है। उसके अंदर ट्राइड के अंदर क्या क्या आते हैं वो चीज पूछी गई थी। तो जुगलर वीन डिस्टेंशन, JVD, जुगलर वीन डिस्टेंशन, जो नेक में वीन होती है इसको बोलते हैं यहाँ पे ट्रेकिया के दोनों साइड में, जो अपर ब्रेन से क्या करती है, वीन्स को ड्रेनेज करती है। CSF भी उसी के अंदर ड्रेनेज होता है। तो उसको ये क्या होती है, डिस्टेंड हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि जो वीनस जो है वो बैक आ जाता है, राइट एट्रियम से लेफ्ट, वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में क्या जाता है, वीनस ब्लड जाता है। बट इस कंडीशन में क्या हो जाता है, कार्डियक टेम्पोनेट में वापस पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है, वीनस सर्कुलेशन। इस वजह से जुगलर वीन डिस्टेंशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें मफल्ड हार्ट साउंड। हार्ट साउंड कैसी हो जाएगी, मफल्ड हार्ट साउंड। मफल्ड हार्ट साउंड, और साथ में क्या देखने को मिलेगा, लो बीपी मतलब हाइपोटेंशन। तो ये ट्राइड है, बैकस्ट्राइड है, इसी को बोला जाता है बैकस्ट्राइड। और बैकस्ट्राइड किस में देखने को मिलता है, कार्डियक टेम्पोनेट में। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी के रिगार्डिंग MSc एंट्रेंस, एम्स का दिल्ली का MSc एंट्रेंस का जो अभी रिसेंटली विद इन 2 मंथ्स के अंदर जो एग्जाम लगा था, उसके अंदर पूछा गया
कि ये इमेज दिया गया था वाटर बोतल, एक्सरे का इमेज दिया गया था कि ये किसका है, तो ये वाटर बोतल बैग है, ठीक है, वाटर बोतल शेप हार्ट है, कैसा है, वाटर बोतल हार्ट। और वाटर बोतल हार्ट किसके अंदर देखने को मिलता है स्टूडेंट, कार्डियक, किसके अंदर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर, किसके अंदर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर वाटर बोतल हार्ट देखने को मिलता है। और इसको और क्या बोलते हैं, ये देखो ये वाटर बोतल है और इसको मनी बैग भी बोलते हैं, मनी बैग अपीरियंस, क्या बोलते हैं इसको, मनी बैग अपीरियंस, मनी बैग अपीरियंस। तो मनी बैग अपीरियंस और वाटर बोतल शेप हार्ट किसके अंदर देखने को मिलता है, पेरिकार्डियल इफ्यूजन के अंदर, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। क्लियर है स्टूडेंट। तो आपके ये बेसिकली इमेज फिक्स हो जानी चाहिए दिमाग में कि कार्डियक टेम्पोनेट में और पेरिकार्डियल इफ्यूजन किस तरह से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरह से उनको अपने को सोल्व करना है। नेक्स्ट बात करें पोस्टमार्टम चेंजेस। अब बात करते हैं अपन डेथ की, अपन बात की ट्राई मॉडल मोर्टेलिटी मॉडल पढ़ा। तो स्टूडेंट डेथ की स्टडी को क्या बोला जाता है, थैनेटोलॉजी। क्या बोला जाता है, थैनेटोलॉजी, थानाटोलॉजी। थानाटोलॉजी मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्टडी ऑफ डेथ, स्टडी ऑफ डेथ, मृत्यु की स्टडी करना। कोई पेशेंट डेथ होगी उसकी और उसकी स्टडी करना क्या कहलाता है, थैनेटोलॉजी, ठीक है। डेथ से भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो पोस्टमार्टम चेंजेस, पेशेंट की डेथ हो गई, ठीक है, पर अभी अपन ने पढ़े थे ट्राई मॉडल मोर्टेलिटी मॉडल के अंदर क्या पढ़ा अपन ने, अर्ली डेथ, इमीडिएट डेथ, अर्ली डेथ और लेट डेथ, इस तरह से अपन ने पढ़ा। तो इसके बारे में जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएट चेंजेस, मतलब मिनट्स के अंदर पेशेंट की डेथ हुई, इमीडिएट डेथ हुई, उसके बाद उसके मिनट्स के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो लॉस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, पेशेंट का जो ब्रेन का फंक्शन है, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है, वो अल्टर्ड हो गया, खराब हो गया, ठीक है। तो लॉस ऑफ वॉलेंटरी मूवमेंट, पेशेंट के वॉलेंटरी मूवमेंट लॉस हो जाएगा। लॉस ऑफ रेस्पायरेशन, पेशेंट रेस्पायरेशन भी नहीं कर पाएगा और सर्कुलेशन भी लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन भी लॉस हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बिशॉप ट्राइपॉड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, बाइशॉप ट्राइपॉड। आप बिशॉप स्कोर ओबीजी में भी पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं स्टूडेंट, लेबर को इंडक्शन कराने के लिए, इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए आप पढ़ते हैं बिशप स्कोर, क्लियर है। और यहाँ पढ़ रहे हैं अपन बिशॉप ट्राइपॉड, क्लियर है। तो ये थैनेटोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ डेथ के अंदर, जिसके के अंदर क्या होता है, बिशप ऑफ ट्राइपॉड के अंदर क्या देखने को मिलता है कि तीन चीजें, कि एक तो सर्कुलेटरी फेलियर हो गया, सर्कुलेशन, एक अपना रेस्पिरेटरी फंक्शन और एक ब्रेन फंक्शन। इन तीनों की वजह से डेथ की फुल फॉर्म क्या होती है, डेथ की फुल फॉर्म क्या कहती है, डेथ की फुल फॉर्म ये कहती है कि इरिवर्सिबल स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और ब्रेन फंक्शन। कि ब्रेन फंक्शन, सर्कुलेशन और रेस्पिरेटरी फंक्शन यदि इरिवर्सिबल स्टॉपेज हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, डेथ बोलते हैं, जिसे थैनेटोलॉजी बोला गया। तो ये है बिशॉप ऑफ ट्राइपॉड। तो सर्कुलेशन की वजह से क्या देखने को मिलता है, यदि सर्कुलेशन स्टॉप हो जाता है बॉडी के अंदर तो उसको बोलते हैं सिनकोप। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिनकोप। यदि रेस्पिरेशन स्टॉप हो जाता है वो कंडीशन होती है एस्फेक्सिया उसे बोला जाता है। और यदि ब्रेन हो जाए तो कोमा, ठीक है। तो ये तीन जो अपने बॉडी के ऑर्गन है, वाइटल ऑर्गन है, यदि बंद हो जाते हैं तो ब्रेन के बंद होने से कोमा, रेस्पिरेटरी फंक्शन बंद होने से क्या हो जाता है, स्टॉप होने से, इरिवर्सिबल स्टॉप होने से एस्फेक्सिया देखने को मिलता है। और सर्कुलेटरी फंक्शन
स्टॉप होने से, इरिवर्सिबल स्टॉप होने से क्या देखने को मिलता है, सिनकोप। तो ये तीनों कंडीशन इसको बोलते हैं बिशॉप ट्राइपॉड, ये अपन पढ़ते हैं। तो इमीडिएट चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, तुरंत मिनट्स के अंदर क्या देखने को मिलेगा, ये कि ये चीजें बंद हो जाएगी, तभी तो अपन बोलते हैं कि इसकी पेशेंट की डेथ हो चुकी है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करेंगे अर्ली चेंजेस। अर्ली चेंजेस के अंदर हावर्स टू डेज, ठीक है, मतलब मृत्यु के बाद में, डेथ के बाद में कुछ हावर्स से लेके कुछ डेज के बीच में क्या देखने को मिलेगा। ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आई चेंजेस की सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले आइज के अंदर चेंजेस होता है स्टूडेंट। तो आइज के अंदर जैसे कि रेस्पिरेटरी फंक्शन, ब्रेन फंक्शन और सर्कुलेटरी फंक्शन स्टॉप होने के बाद में क्या देखने को मिलता है, आई चेंजेस। क्लियर है। आई चेंजेस के अंदर क्या देखने को मिलता है, ये अपन बात करते हैं अभी। क्लियर है कि आई चेंजेस के अंदर क्या देखने को मिलता है। आई चेंजेस के अंदर एक तो साइन देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं कीवर्कियन साइन। क्या बोला गया स्टूडेंट, कीवर्कियन साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, अर्ली दे इमीडिएट अर्ली, ठीक है, अर्ली वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है कीवर्कियन साइन। इसके अंदर क्या होता है ये समझ लेना आपको कि इसके अंदर जैसे कि रेलवे ट्रैक होते हैं, ठीक है, इस तरह से रेलवे ट्रैक है, तो इस तरह से इसके अंदर अपीयरेंस दिखाई देती है, जैसे रेलवे ट्रैक होता है, तो इस तरह से रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे आईज के अंदर। क्लियर है। तो ये देखने को मिलता है। और ये क्यों देखने को मिलता है, इसका बेसिक रीजन है कि जो रेटाइना है उसका जो सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड होने की वजह से ये देखने को मिलता है। तो इसको बोलते हैं रेलवे ट्रैकिंग भी बोलते हैं, इसको रेलवे ट्रैकिंग, रेलवे ट्रैकिंग बोलते हैं, जिसका नाम है कीवर्कियन साइन। तो कीवर्कियन साइन कितने टाइम्स के अंदर देखने को मिलती है, विद इन मिनट्स के अंदर। ये विद इन मिनट्स के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है डेथ के बाद में। क्लियर है, मिनट्स के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करें टेकिन्योरी स्क्लेरोटिका, ये कंडीशन है टेकिन्योरी स्क्लेरोटिका। इसमें क्या होता है, क्योंकि डेथ के बाद क्या होता है, पेशेंट की आईज ओपन रहती है। यदि कोई क्लोज कर देता है अच्छी बात है, यदि क्लोज नहीं होती है तो क्या होगा, डस्ट से क्या होगा, उसकी जो यहाँ पे ये कॉर्निया है बीच में, उसके साइड में क्या होगा, डस्ट इकट्ठी हो जाएगी ट्रायंगुलर शेप के अंदर, ठीक है, जो कि ब्राउनिश कलर का होगा। ये ट्रायंगुलर शेप में है, ये ट्रायंगुलर शेप ब्राउनिश कलर में क्या ओपेसिटी हो रही है, ठीक है, ओपेसिटी हो रही है स्क्लेरा के यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्लेरोटिका, टेकिन्योरी स्क्लेरोटिका कंडीशन क्या होती है, कॉर्निया के दोनों साइड में क्या है, जहाँ पे स्क्लेरा है वहाँ पे डस्ट की वजह से, डस्ट पार्टिकल की वजह से क्या हो गया, ट्रायंगुलर शेप में कैसी ओपेसिटी, ब्राउनिश कलर की ओपेसिटी हो गई, जिसे बोला टेकिन्योरी स्क्लेरोटिका। और ये डेथ के बाद में 3 to 6 आवर्स के अंदर देखने को मिलती है टेकिन्योरी स्क्लेरोटिका। और क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं डेथ के बाद में तुरंत, आइज के अंदर आईओपी 2 आवर्स के अंदर कितना हो जाता है, किसी पेशेंट की डेथ हो गई उसके बाद 2 आवर हो गए पेशेंट को, तो उसका आईओपी कितना होगा, 0। कितना होगा स्टूडेंट, 0। और वैसे नॉर्मली पढ़ते हैं अपन 8 to 21 mmHg क्या होता है, नॉर्मल आईओपी होता है, इंट्राक्रेनियल इंट्राओकुलर प्रेशर, आईओपी इंट्राओकुलर प्रेशर, जो कि 8 to 21 mmHg होता है नॉर्मली। और डेथ के आईओपी की बात करते हैं कि डेथ के 2 आवर्स के बाद में आईओपी कितना हो जाता है, 0 mmHg हो जाता है। क्लियर है, कितने आवर्स में, 2 आवर्स में। और बात करें नेक्स्ट कि क्लियर है आईओपी, नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया। अब बात करते हैं कॉर्निया की। कॉर्निया कैसे, ये अपने बात की सबसे पहले रेटिना के अंदर क्या चेंजेस है, ये रेटिना के चेंजेस है। क्लियर है, रेटिना के। और ये है स्क्लेरेका, यहाँ पे लिखा है स्क्लेरोटिका। और आईओपी के अंदर क्या चेंजेस, 2 आवर्स के अंदर देखने को मिलते हैं। कॉर्निया के अंदर क्या होता है, कॉर्निया वैसे क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है नॉर्मली, तो ये कैसा देखने को मिलेगा, हेजी हो जाएगा। इट मीन्स थोड़ा ब्लर्ड हो जाएगा, ये ब्लर्ड हो जाएगा। और कितने आवर्स के अंदर, 1 आवर्स के अंदर, डेथ के बाद में 1 आवर्स के अंदर
जो कॉर्निया है नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होता है वो हेजी हो जाएगा 1 आवर के अंदर, और आईओपी नॉर्मली 8 to 21 mHz होता है जो कि 0 हो जाएगा। क्लियर है? ये आइस के चेंजेस मैंने आपसे डिस्कस किए ताकि आपको कोई भी जो भी कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाए। नेक्स्ट है, अपन पीछे चलते हैं अभी वापस। अपन ने ये पढ़ा, ठीक है, आई चेंजेस कैसे होते हैं, क्या क्या उसके अंदर कितने ओवरली। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गर मोर्टिस की। एल्गर मोर्टिस क्या होता है स्टूडेंट? इसके अंदर बॉडी क्या हो जाती है, कूलिंग हो जाती है। बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, कूलिंग। जो बॉडी का कोर टेम्परेचर है, बॉडी का कोर टेम्परेचर वो टाइम के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करना एल्गर मोर्टिस को, ठीक है, एल्गर मोर्टिस कूलिंग हो जाती है इसके अंदर। कूलिंग देखने को मिलती है, मतलब टेम्परेचर आफ्टर बॉडी, मतलब डेथ के बाद में बॉडी का जो टेम्परेचर है, कोर टेम्परेचर डिक्रीज होना, उसको बोलेंगे एल्गर मोर्टिस। ये रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया इसके बारे में क्वेश्चन आया था, तो इसको समझते हैं। एल्गर मोर्टिस के अंदर, एल्गर मोर्टिस के अंदर क्या होता है, जैसे अपन बेसल कोर टेम्परेचर, एक होता है इधर पढ़ते हैं अपन टाइम, नीचे की तरफ टाइम, और साइड में आएगा आपका BCT, बेसल कोर बॉडी कोर टेम्परेचर। और बॉडी कोर टेम्परेचर की जो कॉमनेस्ट साइट है, यदि आप बॉडी कोर टेम्परेचर असेसमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसका जो मोस्ट कॉमन साइट है वो कौन सा है, रेक्टम। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार कि बॉडी कोर टेम्परेचर को असेसमेंट करने के लिए बेस्ट साइट कॉमनेस्ट साइट कौन सी है, रेक्टम है। क्लियर है? तो इसके अंदर सिग्मोइड शेप का क्या बनता है, कर्व बनता है। किसके अंदर, एल्गर मोर्टिस के अंदर। किस तरह से, सिग्मोइड शेप से, इस तरह से सिग्मोइड शेप का क्या बनता है, कर्व बनता है, सिग्मोइड कर्व बोलते हैं इसको। इसके अंदर 3 फेज होती है, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। इस तरह से 3 फेजेस होती हैं। इस तरह से अपन ग्राफ को यदि प्लॉट करते हैं, और फर्स्ट फेज के अंदर क्या होता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है फर्स्ट फेज के अंदर। फिर क्या हो जाता है, फास्टली होता है, रैपिडली डाउन होता है बॉडी का टेम्परेचर, और फिर ग्रेजुअल। तो इस तरह से ये सिग्मोइड कर्व पढ़ते हैं अपन किसके अंदर, एल्गर मोर्टिस के अंदर, सिग्मोइड कर्व। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एल्गर मोर्टिस से रिलेटेड कि सिग्मोइड कर्व किसके अंदर पढ़ते हैं स्टूडेंट, एल्गर मोर्टिस के अंदर, जिसके अंदर बॉडी कोर टेम्परेचर नॉर्मली कितना होता है, वो कॉमनेस्ट साइट कौन सी होती है, रेक्टम होती है, और टाइम के अकॉर्डिंग इस तरह से अपन ग्राफ प्लॉट करके इसको स्टडी करते हैं। तो ये देखने को मिलता है एल्गर मोर्टिस से रिगार्डिंग, ये अपन ने पढ़ा। और एल्गर मोर्टिस डेथ के बाद में 15 मिनट्स के अंदर देखने को मिलती है। कितने समय के, 15 मिनट के अंदर देखने को मिलती है, 15 मिनट्स के अंदर, 15 मिनट्स। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन किसकी, लीवर मोर्टिस की। लीवर मोर्टिस में क्या होता है, स्टैनिंग होती है। स्टैनिंग होती है, इसका मतलब क्या है, यदि पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो उसकी बैक साइड में क्या हो जाएगा, जो उसकी कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, उसमें ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से ब्लड की पूलिंग हो जाएगी, और वहाँ पे कैसा कलर चेंजेस हो जाएगा, ठीक है, ब्लू पर्पल कलर का चेंजेस आ जाएगा, ब्लूइश पर्पलिश कलर देखने को मिलेगा। और वो कलर क्यों, ये स्टेनिंग क्यों होती है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं बॉडी के अंदर, तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से बॉडी की क्या हो जाती है, स्टेनिंग देखने को मिलती है। और यदि पेशेंट प्रोन पोजीशन में है, प्रोन पोजीशन है इट मीन्स एब्डोमन नीचे की तरफ है, तो यहाँ फ्रंट साइड में क्या हो जाएगा, स्टेनिंग देखने को मिलेगा। तो ये लीवर मोर्टिस इसको बोला गया। तो लीवर मोर्टिस के अंदर क्या होती है, स्टेनिंग होती है, कलर चेंज हो जाता है। नॉर्मली आपको याद रखना, कलर चेंज हो जाता है बॉडी का। और ये कितने हॉर्स के, कितने टाइम्स के बाद देखने को मिलता है, 30 मिनट। डेथ के बाद में 30 मिनट के बाद में ऑनसेट हो जाता है, दिखना चालू हो जाता है क्या, लीवर मोर्टिस। और एल्गर मोर्टिस का ऑनसेट टाइम कितना है, ऑनसेट ड्यूरेशन 15 मिनट। और फिर नेक्स्ट बात करते हैं राइगर मोर्टिस। राइगर मोर्टिस में क्या होता है, स्टिफनिंग हो जाती है, मसल्स की स्टिफनिंग हो जाती है, तो इसको बोला राइगर मोर्टिस। या फिर इसको कैडेवरिक स्टिफनिंग भी बोलते हैं, ठीक है, कैडेवरिक स्टिफनिंग, कैडेवर किसको बोलते हैं,
डेड बॉडी को कैडेवर बोला जाता है। तो राइजर मोर्टिस मतलब स्टिफनिंग होना। और सबसे पहले बात करें स्टिफनिंग किसकी होती है फर्स्ट बॉडी के अंदर, तो आएगा आपका राइट आंसर आएगा मायोकार्डियम। क्या है राइट आंसर जाएगा स्टूडेंट? मायोकार्डियम सबसे पहले मायोकार्डियम में देखने को मिलती है। फर्स्ट साइट कौन सी है जिसके अंदर ये राइजर मोर्टिस देखने को मिलता है? आपका राइट आंसर जाएगा मायोकार्डियम। क्लियर है स्टूडेंट? नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गई मायोकार्डियम। अब मायोकार्डियम बाहर से दिखता है नहीं, अब एक्सटर्नली आप सबसे पहले बाहर कौन सी जगह पे आप स्टिफनिंग देखोगे? तो वो है आपका राइट आंसर जाएगा आईलिड। क्या जाएगा? फर्स्ट साइट एक्सटर्नली। ये तो इंटरनली हो गया क्योंकि आप मायोकार्डियम को बाहर से नहीं दे सकते। तो ये एक्सटर्नली की बात करें, एक्सटर्नली, तो योर आंसर राइट इज आईलिड। आईलिड के अंदर देखने को मिलता है एक्सटर्नली फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट साइट राइगर मोर्टिस की। तो इस तरह से इनके रिगार्डिंग आपके 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसकी किसकी? लेट चेंजेस। लेट चेंजेस मतलब डेज टू मंथ। स्टार्टिंग में पहले पढ़ा अर्ली चेंजेस, हावर टू डेज में क्या चेंजेस देखने को मिलेगा? पोस्टमार्टम चेंजेस, जिसको बोलते हैं पोस्टमार्टम रिजॉर्प्शन या टेफोनी। क्या बोलते हैं? टेफोनोमी। टेफोनोमी मतलब क्या होता है? पोस्टमार्टम चेंजेस, मरने के बाद में, पेशेंट की डेथ होने के बाद में क्या बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं टेफोनोमी। और थैनाटोलॉजी क्या होती है? स्टडी ऑफ डेड बॉडी। और थैनाटोप्रोक्सी होता है, एक वर्ड होता है थैनाटोप्रोक्सी, THANATO, थैनाटोप्रोक्सी। तो उसमें क्या होता है? जो भी एम्बलेमिंग की जाती है, प्रिजर्व करके रखते हैं डेड बॉडी को। इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आए थे, अभी आगे अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बात कर रहे हैं अपन लेट चेंजेस की। लेट चेंजेस के अंदर डेज टू मंथ्स को अपन इसके इंक्लूड करेंगे। तो डिकम्पोजिशन होने लग जाता है बॉडी का, बाद में क्या होने लग जाता है? डिकम्पोजिशन होता है। पहले तो देखो अपने जो मेन फंक्शन है, बॉडी के मेन ऑर्गन है, वो बंद हो गए, ठीक है, क्या हो गया उनका? इरिवर्सिबल स्टॉपेज हो गया। बाद में बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले वो अपने पढ़े। अब बॉडी डिकम्पोज होने लग जाती है बाद में डेज टू मंथ्स के अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली बात करें अपन, दो तरीके से होती है, ठीक है। बॉडी का डिकम्पोजिशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है ऑटोलाइसिस। ऑटोलाइसिस क्लियर है? ऑटोलाइसिस क्यों होता है? लाइजोजोमल एंजाइम्स की वजह से देखने को मिलता है। किसकी वजह से ऑटोलाइसिस देखने को मिलती है? डिकम्पोजिशन कैसे कैसे होता है बॉडी का? डेज टू मंथ्स के अंदर ऑटोलाइसिस की प्रक्रिया के मैकेनिज्म के थ्रू, जिसके अंदर लाइसोसोम्स एंजाइम क्या करते हैं? डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। एक होता है पेट्रिफिकेशन। पेट्रिफिकेशन बोलते हैं अपन। इसके अंदर क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है कोलेस्ट्रिडियम वेल्ची। क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है कोलेस्ट्रिडियम, जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम वेल्की। क्लोस्ट्रिडियम वेल्की क्या है? ये एक गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो क्या करेगा? बॉडी को सड़ा देगा, बदबू आने लग जाती है बॉडी से। इसका मतलब आप समझ जाना कि बॉडी को डेज से मंथ हो चुके हैं, किसी भी डेड बॉडी से बदबू आ रही है, इट मीन स्मेल आ रही है, वो किसकी आती है? सल्फर हाइड्रोक्साइड की बदबू आती है, ठीक है। वो किसकी वजह से देखने को मिलती है? कोलेस्ट्रिडियम वेल्की नाम का जो बैक्टीरिया है, इसकी वजह से। तो इसको बोलते हैं पेट्रिफिकेशन। क्लियर है? और पेट्रिफिकेशन सबसे पहले कौन से पार्ट में देखने को मिलता है? तो लेरिंग्स और ट्रेकिया वाला जो पार्ट है, सबसे पहले पेट्रिफिकेशन, जो डिकम्पोजिशन का एक मैकेनिज्म है पेट्रिफिकेशन, वो कहाँ पे देखने को मिलता है? लेरिंग्स और ट्रेकिया वाली फर्स्ट साइट है। और यदि बात करें सबसे लास्ट में बोन के अंदर, बोन का सबसे लास्ट में पेट्रिफिकेशन होता है, और जबकि लेरिंग्स और ट्रेकिया का सबसे फर्स्ट होता है। और यदि बात करें ऑटोलाइसिस सबसे फर्स्ट किसका होता है? आपके ब्रेन का और ग्लैंड्स का। बॉडी की जो ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स मतलब थायराइड ग्लैंड, लीवर भी क्या है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्लियर है?
एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्वेश्चन आ जाता है तो आपका राइट आंसर है थायराइड ग्लैंड। जो बॉडी के अंदर जो ग्लैंड्स हैं उनका ऑटोलाइसिस सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है। अब ये ग्लैंड्स और ब्रेन क्या है, इंटरनली हो गई, ठीक है, क्लियर है। और एक्सटर्नली किसका होगा, कॉर्निया का। किसका होगा, कॉर्निया का। तो ऑटोलाइसिस के बारे में अपन बात करते हैं कि सबसे पहले ऑटोलाइसिस कहाँ देखने को मिलता है। ऑटोलाइसिस बॉडी के अंदर जो डिकम्पोजिशन की मैकेनिज्म है उसके अंदर ऑटोलाइसिस की बात कर रहे हैं। ऑटोलाइसिस किसकी वजह से पढ़ा अपन ने, लाइजोसोमल एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से क्या देखने को मिलता है, ऑटोलाइसिस। और ऑटोलाइसिस की फर्स्ट साइट कौन सी है, फर्स्ट साइट, उसकी बात करेंगे तो ग्लैंड्स, जो बॉडी की ग्लैंड्स है और क्या है, ब्रेन, क्लियर है, ब्रेन। और फर्स्ट साइट एक्सटर्नली आपको बाहर से दिख जाए। अब ग्लैंड्स और ब्रेन तो आप बाहर से नहीं देख सकते कि इनका ऑटोलाइसिस, ठीक है। और एक्सटर्नली यदि बाहर से आपको ऑटोलाइसिस देखना है तो वो कैसे पता चलेगा, कॉर्निया की सहायता से। कॉर्निया, ऑटोलाइसिस किस में देखने को मिलेगा, कॉर्निया में सबसे पहले देखने को मिलेगा। और दूसरा वर्ड पढ़ा था डिकम्पोजिशन के अंदर, प्यूटरिफिकेशन, जिसके अंदर कोलेस्ट्रिडियम वेल्की की वजह से ये गैस फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, तो इसकी वजह से तो गैस मतलब सबसे पहले डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया है। तो प्यूटरिफिकेशन किस में देखने को मिलता है, आपके लेरिंग्स, ट्रेकिया और फर्स्ट और लास्ट में बोन। तो इस तरह से अपन ने ये इमीडिएट, अर्ली और लेट चेंजेस पढ़े अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये अपन ने पढ़ लिया अच्छे से, क्यूरकिन साइन और टेकीन्योरी स्क्लेरोटिका, टेकीन्योरी स्क्लेरोटिका। नेक्स्ट बात करेंगे अब एम्बेलमिंग, एम्बेलमिंग और थैनेटोप्रोक्सिया। आपसे ये जो टर्मिनोलॉजी है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि थैनेटोप्रोक्सिया क्या होता है, तो उसको बोलते हैं एम्बेलमिंग। एम्बेलमिंग, इससे एम्स ऋषिकेश में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि एम्बेलमिंग क्या होता है। तो क्या होता है बेसिकली, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग डेड बॉडीज। यदि आर्टिफिशियली आप प्रिजर्व कर रहे हो डेड बॉडीज को, जिस तरह से अपन मिल्क को प्रिजर्व करके रखते हैं अपने फ्रीजर के अंदर, ठीक है, इसी तरह डेड बॉडीज को भी स्टडी के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो प्रिजर्व करके रखा जाता है डेड बॉडीज को आर्टिफिशियली, उसे बोलते हैं एम्बेलमिंग। क्या बोलते हैं उसको, एम्बेलमिंग या थैनेटोप्रोक्सिया। अब इसके अंदर बात करें तो इसके लिए कुछ सॉल्यूशन चाहिए होगा ऑब्वियसली, तो एंटीसेप्टिक्स का यूज करते हैं और प्रिजर्वेटिव्स का यूज करना होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके अंदर टिपिकल एम्बेलमिंग सॉल्यूशन, कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्वेटिव, एक तो प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव्स का अंदर कौन कौन से अपन पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो फॉर्मेलिन, फॉर्मेलिन क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है। ग्लूटरएल्डिहाइड, ठीक है। और मेथेनॉल, क्लियर है स्टूडेंट। ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज किए जाते हैं जब आप आर्टिफिशियली डेड बॉडी को प्रिजर्व करना चाहते हैं, जिसे एम्बेलमिंग अपन ने बोला। नेक्स्ट है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड के अंदर क्या यूज करते हैं, ताकि जो डेड बॉडी है वो क्या डिके नहीं हो, तो इसके अंदर क्या यूज करेंगे अपन। जर्मीसाइड के अंदर बात करें कि जर्मीसाइड के अंदर क्या यूज करते हैं, बेसिकली देखें तो जर्मीसाइड के अंदर फिनोल क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, फिनोल यूज करते हैं जर्मीसाइड के अंदर, फिनोल। और वेटिंग एजेंट के अंदर ग्लिसरॉल क्या यूज करते हैं, ग्लिसरॉल क्या करेगा, बॉडी को वेट करके रखेगा, ड्राई नहीं होने देगा। नेक्स्ट है बफर के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं, सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें डाई की, तो इयोसिन डाई यूज की जाती है। एंटीकोगुलेंट की बात करें तो ईडीटीए, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड, ठीक है, इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड,
नेक्स्ट है डाइल्यूट, किसके लिए क्या यूज़ करते हैं, एज ए डाइल्यूट वाटर H2O यूज़ करते हैं, कितना 10 लीटर, 10 लीटर वाटर यूज़ करते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिसके द्वारा अपन बॉडी को, डेड बॉडी को प्रिजर्व करके रखते हैं, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव, एज ए प्रिजर्वेटिव कौन काम करता है, फॉर्मेलिन। जर्मीसाइड के रूप में कौन काम करता है, फिनोल। वेटिंग एजेंट की तरह कौन काम करता है, ग्लिसरॉल। और बफर के लिए सोडियम कार्बोनेट, डाई, इओसिन डाई यूज करते हैं। एंटीकोगुलेंट के अंदर EDTA और डाइल्यूट के अंदर H2O। तो ये क्या है, थैनाटोप्रोक्सिया, जिसके अंदर अपन प्रिजर्व कर रहे हैं डेड बॉडी को। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइज। ट्राइज क्या होता है, टू शॉर्ट, अपने पास बहुत कम समय है और अपने पास अलग अलग कैटेगरी के क्या हैं, अपने पास पेशेंट हैं कि किसको पहले ट्रीट करें। ठीक है, आपके पास 4 कैटेगरी के पेशेंट आ जाएंगे, तो किसको पहले आप उसको प्रायोरिटी देंगे। तो कम समय में, टू शॉर्ट, ट्राइज का मतलब होता है टू शॉर्ट, कम समय में आपको किसको क्या प्रायोरिटी देनी है। तो बात करें रेड, रेड को सबसे पहले ये अपन ने कोडिंग रखी, 4 कोडिंग, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक क्या है, डेड बॉडी का कलर कोड है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि डेड बॉडी का जो कलर कोड है कौन सा है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ब्लैक है। तो राइट आंसर ब्लैक क्या है, डेड बॉडी का कलर कोड है, उसके टैगिंग लगाई जाती है। तो इमीडिएट, इमीडिएट रेड किसके लिए यूज करते हैं, इमीडिएट के लिए। मोस्ट क्रिटिकली इल इंजर्ड, यदि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा, उसके जैसे मान लो ब्रेन इंजरी हो चुकी है या फिर उसकी थोरेक्स और एब्डोमेन पे इंजरी हुई है, ब्रेन इंजरी, थोरेक्स और एब्डोमेन इंजरी, तो पेशेंट के चांस बहुत ही कम है बचने के। इट मीन्स उसको इमीडिएट केयर की रिक्वायरमेंट है। तो ये आते हैं रेड कोड के अंदर। नेक्स्ट बात करें येलो के अंदर, जिनको आप थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिले कर सकते हैं, मतलब कुछ इमीडिएट, कुछ स्टार्टिंग के 6 आवर्स के अंदर यदि ट्रीटमेंट की जरूरत है पेशेंट को, उसको अपन रेड के अंदर इंक्लूड करेंगे, उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट देंगे। यदि कुछ थोड़ा बहुत उसको देरी कर सकते हैं पेशेंट को, तो लेस क्रिटिकली इंजर्ड है तो उसको अपन हॉस्पिटल में ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है। और नेक्स्ट है ग्रीन। ग्रीन किसके लिए यूज करते हैं, एम्बुलेटरी पेशेंट, जो पेशेंट खुद चल सकता है उसको कौन सी कैटेगरी के अंदर रखेंगे, ग्रीन के अंदर, क्योंकि वो क्या कर सकता है, उसके क्या है, नो लाइफ और लिम्ब थ्रेटनिंग इंजरी, उसके किसी भी प्रकार की लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी नहीं है। क्लियर है। उसको कौन सा देंगे, ग्रीन, जो एम्बुलेटरी चल सकता है, उसकी इंजरी हुई है बट वो खुद चल सकता है, एम्बुलेटरी के लिए कौन सा यूज करेंगे, ग्रीन। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लैक, जो कि एक्सपेक्टेंट है कि वो मरने वाला है। ठीक है, डेड वाले पेशेंट के लिए। और मोरीबंड, मोरीबंड का मतलब क्या होता है, जो पेशेंट मरने वाला है उसके लिए वर्ड यूज किया गया मोरीबंड। ठीक है, तो ब्लैक, ग्रीन, येलो और रेड, ये अपन ने पढ़ा। अब बात करें, जैसे ही कोई भी युद्ध होता है, ठीक है, युद्ध होता है, वार होता है, वार के समय क्या यूज करते हैं, रिवर्स ट्राइज। ये ट्राइज पढ़ा अपन ने, इसका वार के समय क्या यूज करते हैं अपन, जो आर्मी होती है, अपनी आर्मी होती है, वार के समय कौन सा अपनाती है, रिवर्स ट्राइज अपनाती है। जबकि अपन क्या हॉस्पिटल में क्या अपनाते हैं, ट्राइज सिस्टम अपनाते हैं। वार के समय जो सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, वो रिवर्स ट्राइज को फॉलो करते हैं। रिवर्स ट्राइज का मतलब क्या हो गया, अपन ने ये ट्राइज पढ़ा, ट्राइज के अंदर ये ऐसे कोडिंग रखी, रेड इमीडिएट, येलो थोड़ा डिले कर सकते हैं, ग्रीन एम्बुलेटरी और ब्लैक एक्सपेक्टेंट। तो इसमें क्या होता है, उल्टा चलता है, ग्रीन पहले आएगा, ग्रीन को क्या देंगे, उसको फर्स्ट इमीडिएट ग्रीन को, येलो को सेकंड पे रखेंगे, रेड को लास्ट में रखेंगे। ये क्यों, ऐसा क्यों रखा गया, ग्रीन को सबसे पहले, येलो को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इस तरह से उल्टा चलेगा, रिवर्स चलेगा। तो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो मरने वाला है, जो सोल्जर शहीद होने वाला है, ठीक है, तो उसके चांस कम है कि वो आके उसका साथ दे, सोल्जर्स का साथ दे बाकी का, इसलिए वो उसी को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं जो चल सकता है, जो आके मतलब युद्ध के अंदर उनका कॉम्बैट कर सकता है, उनकी हेल्प कर सकता है। तो ग्रीन को इमीडिएट इनको प्रायोरिटी देते हैं। तो रिवर्स ट्राइज इस तरह से फॉलो होता है, सबसे पहले ग्रीन, फिर येलो और फिर रेड। ये देखने को, ये वार के समय यूज करते हैं रिवर्स ट्राइज। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि रिवर्स ट्राइज क्या होता है। नेक्स्ट बात करें अपन सीक्वेंस फॉलोड, कौन सा सीक्वेंस, जब ट्रॉमा हो जाता है उस दौरान क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए।
ट्रोमा हुआ, ट्रोमा के अंदर ATLS को फॉलो करते हैं। ATLS मतलब एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट, जिसके अंदर फॉलो करते हैं अपन ABCDE। ठीक है, ABCDE के बारे में पढ़ेंगे अपन, क्या होता है ABCDE। और इधर ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ACLS की फुल फॉर्म क्या है, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, और BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट। तो इसके अंदर अपन CAB यूज करते हैं, मतलब कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग। CAB मतलब जब आप CPR देते हैं तो सबसे पहले चेस्ट कंप्रेशन करते हैं, ठीक है, फिर ब्रीदिंग, क्लियर है, फिर आएगा एयरवे, सॉरी बीच में आएगा एयरवे, ये हो गया CAB, क्लियर है। तो आप कंप्रेशन देते हैं, चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, फिर उसके बाद उसका हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करके उसको क्या करते हैं अपन, एयरवे देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको ब्रीदिंग देते हैं, एयरवे को ओपन करने के बाद उसको ब्रीदिंग देते हैं, तो CAB बोला, कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग, क्लियर है। ये एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट के अंदर ये अपन फॉलो करते हैं। जबकि ATLS के अंदर, ट्रोमा के अंदर क्या यूज करते हैं, ABCDE, क्या यूज करते हैं, ABCDE। इसके बारे में पढ़ते हैं अपन। तो ATLS के अंदर अपन 3 प्रकार के सर्वे होते हैं स्टूडेंट, प्राइमरी, सेकेंडरी और आगे आएगा टर्सरी। 3 सर्वे पढ़ते हैं, मतलब पेशेंट का 3 तरीके से सर्वे किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। टर्सरी में इवोल्वेशन करते हैं, सेकेंडरी के अंदर अपन बॉडी के जो एग्जामिनेशन किया जाता है, बॉडी के जो ऑर्गन, बॉडी के जो साइड्स हैं उनको एग्जामिनेशन किया जाता है कि कहीं कहीं पे उसके इंजरी हुई है, तो वो होता है सेकेंडरी सर्वे में। प्राइमरी सर्वे में क्या होता है, उसको उसकी कंडीशन को असेस करके उसको इमीडिएटली उसको ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो उसको अब क्या है, प्राइमरी सर्वे में क्या है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसको किस चीज़ की नीड है, ट्रीटमेंट, किस चीज़ का ट्रीटमेंट देना जरूरी है स्टार्टिंग में। तो प्राइमरी सर्वे का एम क्या है स्टूडेंट, प्राइमरी सर्वे बात करें तो एम एट डिटेक्टिंग, क्या है, डिटेक्ट करना क्या प्रॉब्लम है, और साइमल्टेनियसली ट्रीट इमीडिएटली लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई है उसको डिटेक्ट करना है और उसको ट्रीटमेंट करना, उसका ट्रीट करना है, उसको डिटेक्ट करना, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है उसको इमीडिएट, तो वो करते हैं अपन प्राइमरी सर्वे के अंदर। और उसके अंदर अपन ये यूज करते हैं ABCDE वाला रूल, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं अपन, समझते हैं कि ABCDE होता क्या है ट्रोमा के अंदर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो कैसे पता करते हैं अपन, प्राइमरी सर्वे के अंदर डिटेक्ट कैसे करते हैं और उसका मैनेजमेंट किस तरह से करते हैं, वो इसी पे बेस होता है। तो ए मीन्स एयरवे मेंटेनेंस, पेशेंट को एयरवे मेंटेनेंस करना सबसे प्रायोरिटी है। ये क्वेश्चन आपके बार बार आता है एग्जाम के अंदर। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, कोई पेशेंट है जिसका ट्रोमा हुआ है और उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है सबसे पहले, या फिर उसको एयरवे मेंटेन करके रखना है, या फिर उसको और अदर 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपका कंफ्यूज कहाँ पे होता है, कंफ्यूजन कि अपन उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करें, नहीं स्टूडेंट, सबसे पहले एयरवे को प्रायोरिटी देनी होती है। अपन मेस्लो हियरार्की पढ़ते हैं, मेस्लो हियरार्की में 5 कंपोनेंट्स पढ़ते हैं, मेस्लो हियरार्की पढ़ते हैं अपन, और मेस्लो हियरार्की के अंदर कितने कंपोनेंट पढ़ते हैं स्टूडेंट, 5। मेस्लो हियरार्की, क्लियर है, फंडामेंटल का टॉपिक है मेस्लो हियरार्की। इसके अंदर 5 कंपोनेंट पढ़ते हैं। नीचे से बात करें तो सबसे जो फर्स्ट लेवल का होता है, जिसके अंदर बात करें फर्स्ट लेवल का 5 कंपोनेंट पढ़ेंगे, सेकंड, थर्ड और 5th, क्लियर है। फर्स्ट के अंदर क्या होती है, फिजियोलॉजिकल नीड, फिजियोलॉजिकल नीड्स अपन पढ़ते हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर क्या होता है, फूड, सेक्स, शेल्टर, ब्रीदिंग, एयर, ये सब क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं कि अपने बॉडी को चलाने के लिए जो सबसे बेसिक चाहिए कि इनके बिना आगे अपन कैसे बढ़ेंगे, तो फिजियोलॉजिकल नीड। तो एयरवे क्या है, ऑक्सीजन क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है बॉडी की। नेक्स्ट कौन सा होता है स्टूडेंट, सेफ्टी सिक्योरिटी, ठीक है, सेफ्टी, फिर चाहिए आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्लियर है। फिर लव एंड बिलोंगिनेस, जब आपको लगता है कि अपन अब सेफ है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिनेस, क्लियर है।
नेक्स्ट बात करते हैं अपन, सेल्फ एस्टीम आता है, सेल्फ एस्टीम, और लास्ट में फिफ्थ वाला आता है सेल्फ, टॉप पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्लियर है स्टूडेंट? इस तरह से मेस्लो हियरार्की के आप ये 5 पॉइंट पढ़ते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी सिक्योरिटी, लव एंड बिलोंगिंगनेस, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये फर्स्ट लेवल पे ये है, सेकंड पे ये, थर्ड के ये, फोर्थ और फिफ्थ। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि सेकंड वाले पे कौन सा होता है, ठीक है, सेकंड लेवल कौन सा है मेस्लो हियरार्की का। तो ऑप्शन में सारे मिलेंगे, तो आपको कभी भी ऐसे याद नहीं करना है कि 1 2 3 4 5, ऊपर से नहीं, ये नीचे से चलता है 1 2 3 4 5। इस तरह से मेस्लो हियरार्की भी ये कहती है कि एयरवे को प्रायोरिटी देनी है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे ट्रोमा के अंदर पढ़ रहे हैं, ट्रोमा के अंदर ATLS को फॉलो किया जाता है। तो उसके अंदर ATLS के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सर्वे, 3 सर्वे होते हैं। तो प्राइमरी सर्वे के अंदर पेशेंट को डिटेक्ट करना है, उसको ट्रीट करना है। तो डिटेक्ट और ट्रीट करने के लिए आप ABCDE को फॉलो करोगे। तो ए मीन्स एयरवे मेंटेनेंस विद साथ में मेन चीज है ये सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। क्लियर है? सर्वाइकल स्पाइन प्रोटेक्शन। जब भी आप CPR देते हैं, CPR देते समय आपको क्या करना है, चिन को लिफ्ट, चिन लिफ्ट, हेड को टिल्ट करके चिन को लिफ्ट करते हैं, हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करते हैं। तो उससे क्या हो सकती है, यदि पेशेंट के सर्वाइकल इंजरी है, नेक पार्ट में इंजरी हो रखी है और आप हेड को टिल्ट करके चिन को लिफ्ट करोगे, तो इससे क्या हो सकती है, उसके फर्दर और इंजरी हो सकती है, उसके और कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप क्या कौन सा वो मेथड अपनाते हैं, जो थ्रस्ट, कौन सा, जो थ्रस्ट अपनाते हैं। हेड टिल्ट चिन लिफ्ट की जगह पे क्या यूज करते हो आप, जो थ्रस्ट मैन्योर अपनाते हो, कि उसके अंदर जो को इस तरह से आप करते हो, ठीक है, ओपन करते हो एयरवे को। तो वो क्यों करते हो, क्योंकि आप क्या करते हो, सर्वाइकल जो स्पाइन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आप ये चीज करते हो, ठीक है। तो CPR में भी यही चीज होती है कि आप एयरवे को मेंटेन करते हो, ठीक है, साथ में सर्वाइकल प्रोटेक्शन। बट वहां पे सबसे पहले क्या चलता है, कंप्रेशन चलता है, फिर एयरवे, फिर ब्रीदिंग। बट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एयरवे मेंटेनेंस, यहाँ पे C नहीं आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं ब्रीदिंग की। एयरवे मेंटेनेंस हो गया, फिर उसके बाद में ब्रीदिंग देनी होती है। ब्रीदिंग के अंदर ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन करना होता है। नेक्स्ट बात करें, C मीन्स सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के साथ साथ क्या देखना है, विद हेमरेज कंट्रोल। पेशेंट का जो ब्लड का लॉस हो रहा है, हेमरेज मतलब ब्लड का लॉस होना, तो उसको भी कंट्रोल करना है। तो C के अंदर सर्कुलेशन, बॉडी का जो सर्कुलेशन है उसके अंदर ब्लड होता है, तो हेमरेज को कंट्रोल करके रखना है। तो हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए क्या यूज करते हैं स्टूडेंट, ट्रोमा वाले पेशेंट के अंदर ट्रेनिकजेमिक एसिड। कौन सा, हेमरेज को कंट्रोल करने के लिए कौन सा ड्रग यूज करते हैं, ट्रेनिकजेमिक एसिड। ट्रेनिकजेमिक एसिड यूज किया जाता है, ठीक है। इसको IV दिया जाता है ट्रेनिकजेमिक एसिड को। क्लियर है? इसका ये बेस्ट है इसके अंदर हेमरेज कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी मीन्स अब पेशेंट को ट्रॉमा हुआ तो वो चल फिर नहीं पाएगा। इट मीन्स अपन बॉडी का कंट्रोल होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, वो न्यूरोलॉजिकल की वजह से होता है, नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। तो साथ के साथ में डिसेबिलिटी है, D मीन्स डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी है तो इसका मतलब साथ में आपको क्या करना है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करना है। पेशेंट का GCS स्कोर देखना है, ग्लासगो कोमा स्केल। ग्लासगो कोमा स्केल आपको चेक करना है, और उस जो पिपिल है, पेशेंट के जो पिपिल है उसका साइज चेक करना है। तो ये करते हैं अपन न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन से आप क्या पता कर सकते हैं कि पेशेंट के अंदर कितना डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट है E मीन्स एक्सपोजर। पेशेंट का जो क्लोथ्स है, पेशेंट का जो क्लोथ है उसको आपको ओपन करके देखना है कि कहाँ पर कितनी इंजरी हुई है। तो एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल, ठीक है। एनवायरमेंटल कंट्रोल मीन्स क्या होता है, यदि आसपास का वातावरण ठंडा है तो पेशेंट को वार्म प्रोवाइड करवाना है, ठीक है, वार्म चेंज करके रखना है पेशेंट को, ठीक है, सर्दी नहीं लगे। तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल करके रखना है। क्लियर है? तो एक्सपोजर क्यों कर रहे हैं, ताकि अपने को कितना इंजरी हुआ है तो उसके पेशेंट के क्लोथ्स को ओपन करके देखना है कि कितना इंजरी हुआ है। तो ये एक्सपोजर के अंदर आता है।
तो ABCDE ये किसके अंदर कर रहे हैं अपन, प्राइमरी सर्वे के अंदर, ATLS। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सेकेंडरी सर्वे, अब उसके अकॉर्डिंग अपन पेशेंट को ट्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे के अंदर क्या आता है स्टूडेंट, कंसिस्ट ऑफ हेड टू टो सिस्टमेटिक असेसमेंट। हेड टू टो क्या होता है, उसके अंदर असेस किया जाता है, पेशेंट के हेड से लेके टो तक असेस करते हैं। ऑफ एब्डोमिनल पेल्विक, साथ में एब्डोमिनल और पेल्विक को भी चेक किया जाता है। नेक्स्ट है कंप्लीट इंस्पेक्शन ऑफ बॉडी सरफेस टू फाइंड ऑल इंजरी एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, और साथ के साथ न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन सेकेंडरी सर्वे में दोबारा करना होता है, रिपीट करना होता है GCS स्कोर को। GCS स्कोर जो मैक्सिमम कितना होता है स्टूडेंट, अपन पढ़ते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। यदि 8 से कम है आपका GCS स्कोर, इट मीन सीवियर। यदि मॉडरेट बोलेंगे, किसको बोलेंगे स्टूडेंट, 9 to 12, 9 to 12 स्कोर है GCS, उसको बोलेंगे मॉडरेट। सीवियर बोलेंगे 13 to 15, सीवियर माइल्ड, ठीक है। 13 to 15 यदि स्कोर है उसको बोलेंगे अपन माइल्ड, और 9 to 12 है तो मॉडरेट, और 8 से कम है तो सीवियर। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से अपन पढ़ते हैं। और इसके अंदर जो पैरामीटर्स पढ़ते हैं अपन, EVM, GCS स्कोर के अंदर अपन पढ़ते हैं EVM। EVM स्कोर यदि 1 है, इट मीन्स क्या है, पेशेंट EVM ये तो 3। तो लोवेस्ट स्कोर कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, 0 कभी भी नहीं होता GCS स्कोर के अंदर। लोवेस्ट कितना होता है स्कोर, 3, क्योंकि आई वर्बल मोटर रिस्पॉन्स का 1 माना जाता है। और हाईएस्ट कितना होता है, E का 4, I का 4 और V का 5 और M का 6, ठीक है। तो इनको टोटल करें तो कितने हो गए, 15। तो मैक्सिमम स्कोर 15 हो गया। और EVM के अंदर सबसे जो मेन चीज़ है वो मोटार रिस्पॉन्स होता है। कौन सा होता है स्टूडेंट, मोटार रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन, ये आपकी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि पेशेंट के मान लो इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेटेड है, यहाँ पे उसके एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली हुई है, ट्रेक्योस्टोमी की गई है, ठीक है, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली हुई है, ट्रेक्योस्टोमी की हुई है, तो उसके अंदर आप GCS कर रहे हैं, तो वर्बल रिस्पॉन्स कैसे चेक करोगे, कैसे पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रेक्योस्टोमी वाले पेशेंट के अंदर और जिसके इंक्यूबेशन हो रखा है, उस पेशेंट के अंदर मैक्सिमम स्कोर कितना रहेगा स्टूडेंट, 11। कितना रहेगा, 11। तो उस कंडीशन के अंदर क्या मानेंगे, आई रेस्पॉन्स तो 4 और वर्बल रेस्पॉन्स 1। कौन से पेशेंट के अंदर, जिनके ट्रेक्योस्टोमी हो रखी है, जिनके और इनक्यूबेटेड है, ठीक है, जिनके अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली हुई है, और मोटार रेस्पॉन्स 6 रहेगा। तो टोटल कितने हो गए, 11, क्लियर है। तो 11 मैक्सिमम मानेंगे, ठीक है। उसको अपन ऐसे नहीं बोलेंगे कि इसके कौन सी कंडीशन है, मॉडरेट GCS स्कोर है, तो इस तरह से नहीं, ये इसके अंदर क्या है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात हो गई GCS स्कोर से। फिर बात करते हैं इसके अंदर और क्या यूज़ करते हैं, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन को चेक करने के लिए एग्जामिनेशन को प्यूपिल को चेक किया जाता है। किसको, प्यूपिल। जो आइरिस के बीच के अंदर, बीच पे जो स्पेस होता है, आइरिस के बीच में स्पेस होता है, उसको बोलते हैं अपन प्यूपिल। प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन होना, उसको बोलते हैं मायोटिक्स। क्या, मायोटिक्स। और मायोटिक्स ड्रग्स यूज़ करते हैं। और प्यूपिल का डायलेट होना, मीडियाटिक ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेशन प्यूपिल का, ये बेसिकली देखा जाता है। और डायलेट हो जाएंगे तो आफ्टर डेथ क्या देखने को मिलता है, प्यूपिल डायलेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें, जब भी अपन सेकेंडरी सर्वे के अंदर क्या कर रहे हैं, पेशेंट के सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो इसके अंदर एक हिस्ट्री भी ली जाती है, उसको बोलते हैं एम्पल हिस्ट्री। ये न्यूमोनिक है, स्टैंडर्ड न्यूमोनिक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ये मैंने बनाया है, ये स्टैंडर्ड बुक्स की जो ट्रॉमा की बुक्स आती है उनके अंदर लिखा होता है कि एम्पल हिस्ट्री। एम्पल हिस्ट्री पेशेंट से भी ली जाती है, उसके रिलेटिव से भी ले सकते हैं। यदि पेशेंट खुद हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री नहीं बता पाए कि उसने क्या खाया था, पिछले टाइम में क्या पिया था, किस तरह से उससे क्या उसका हिस्ट्री है, तो एम्पल मीन्स, ए मीन्स एलर्जी, किसी ड्रग से कोई एलर्जी तो नहीं है, आप उसके रिलेटिव से पूछ सकते हैं। कोई मेडिकेशन, कौन सी उसकी मेडिकेशन चल रही थी पहले, पास्ट इलनेस, पी मतलब पास्ट इलनेस, पहले कोई उसकी इलनेस, बीमारी तो नहीं थी। पी मतलब, और क्या हो सकता है, पी मतलब प्रेगनेंसी, या फिर प्रेग्नेंट तो नहीं थी। नेक्स्ट है लास्ट मील, पिछले लास्ट कुछ आवर्स में उसने क्या खाया है, लास्ट मील,
एल मतलब लास्ट मील, और ई मीन्स इवेंट्स रिलेटेड टू इंजरी। इंजरी के समय क्या क्या इवेंट हुए, तो ये एक एम्पल हिस्ट्री ली जाती है, एम्पल हिस्ट्री ली जाती है, जिसके अंदर ए मीन्स क्या पढ़ा अपने, एलर्जी पढ़ा। एलर्जी के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल है, स्टूडेंट जल्दी बताओ, कमेंट करो, एलर्जी के लिए कौन सी इम्यूनोग्लोबिन रेस्पॉन्सिबल है। आपका राइट आंसर क्या होगा, IgE। तो एलर्जी तो नहीं है, मतलब मेडिकेशंस से कौन सी उसके मेडिकेशन चल रही है। इस तरह से एम्पल करके ये हिस्ट्री टेकिंग का मेथड है। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन स्टेप ऑफ सेकेंडरी सर्वे। अब एम्पल हिस्ट्री कर ली अपने, हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री के बाद अपने को सिस्टमेटिक बॉडी का एग्जामिनेशन करना है। अपन ने पढ़ा कि सिस्टमेटिक बॉडी का एग्जामिनेशन करना होता है, तो हेड और फेस को चेक करना है कि कोई लेसरेशन, कोई कटफट तो नहीं हुआ है, फेस पे फ्रैक्चर तो नहीं है, नेक के अंदर कोई इंजरी तो नहीं है, नेक के चेक करेंगे। फिर चेस्ट की बात आ जाएगी कि रिब तो फ्रैक्चर नहीं है, जैसे फ्लेल चेस्ट पढ़ते हैं। फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, एक ही दो या दो से जो रिब्स हैं वो मल्टीपल जगह से फ्रैक्चर्ड हो जाएं, ठीक है। जैसे कि ये फ्लेल चेस्ट में क्या होता है, ये रिब्स हैं, ये रिब्स मान लो यहाँ से भी हो जाए फ्रैक्चर, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो ये होता है क्या, फ्लेयर चेस्ट, जिसके अंदर चेस्ट पेन होता है, प्लूरेसी जिसको बोलते हैं फ्लेयर चेस्ट के अंदर। तो रिब का फ्रैक्चर चेक करना है। एब्डोमेन के अंदर क्या चेक करोगे, पेन तो नहीं हो रहा, टेंडरनेस, ब्रूजिंग मतलब वहाँ पे ब्लूइश डिस्कलरेशन तो नहीं है। और पेशेंट को एनजी ट्यूब इंसर्शन करना होता है। क्या, एनजी ट्यूब इंसर्शन, क्योंकि पेशेंट खुद तो खाना नहीं खा सकता क्योंकि उसके ट्रॉमा हुआ है, तो आपको एनजी ट्यूब डालना पड़ेगा। एनजी ट्यूब आप पढ़ते हैं NEX, नोज से जब आप उसको मेजर करते हैं एनजी ट्यूब डालने के लिए, तो एक मेथड अपनाते हैं NEX। कौन सा मेथड स्टूडेंट, NEX, नोज, ईयर और जिफोइड प्रोसेस। इस तरह से एक, ये एग्जैक्ट नहीं है बट ऐसे मेजर करके इस तरह से किया जाता है, नोज, ईयर लोब और जिफोइड प्रोसेस। तो ये अपन मेथड अपनाते हैं एनजी ट्यूब इंसर्शन के टाइम। क्लियर है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ फेशियल ट्रोमा, और यदि मान लो फेस के ट्रोमा हो जाए, फेस के ट्रोमा हो जाए उस समय ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब को यूज़ करनी है। फेशियल, अगर मान लो नोज़ के यहाँ पे नेजल रूट से आप नहीं डाल सकते ट्यूब को, तो ऑब्वियसली आप कौन सा रूट अपनाएंगे, फिर ओरल वाला। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट पहले नेजो से फिर ओरल से, यदि नेजो वाला पार्ट क्या है उसको ट्रोमा हुआ है। नेक्स्ट है चेक मिएटस। मिएटस मीन्स पिनाइल मिएटस होता है, ठीक है, यूरिथ्रा आगे पिनाइल मिएटस होता है जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। तो यदि यहाँ पे कोई ब्लड नहीं है, इफ़ नो ब्लड एट मिएटस, पिनाइल मिएटस पे यूरिथ्रा के एंड पार्ट पे जहाँ से यूरिन पास आउट होता है ओपनिंग होती है, यदि वहाँ पे कोई ब्लड नहीं है तो आप क्या यूज़ करेंगे, फिर यूरिन पास आउट होने के लिए फोलेज कैथेटराइजेशन, फोलेज कैथेटर आप डाल दोगे ताकि पेशेंट यूरिन को पास आउट कर सके, क्योंकि पेशेंट का ट्रॉमा है तो ओबियसली यूरिन भी नहीं जा सकता। तो ये सारे सीन देखने को मिलते हैं जब पेशेंट ट्रोमेटाइज हो जाता है, तो उसके एनजी ट्यूब डालनी पड़ती है, यदि एनजी ट्यूब नहीं डाल सकते तो ओरोगेस्ट्रिक ट्यूब डालनी पड़ेगी, और यूरिन के लिए कैथेटराइजेशन करना होगा। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये क्या है स्टूडेंट, किसका इमेज है, कमेंट करें किसका है, फोलेज कैथेटराइजेशन का। ये जिसके अंदर एक से तो कनेक्ट कर देते हैं और एक तरफ से क्या करते हैं, ये बेलून फुलाने के लिए ताकि अंदर जाके रुक सके क्या, कैथेटर। तो इसलिए इसके अंदर क्या भरी जाती है, फ्लूइड भरा जाता है। ठीक है, तो ये है फोलेज कैथेटर। नेक्स्ट बात करें, ये है एनजी ट्यूब, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब की क्या खासियत है, ऐसी ट्यूब यदि सिमिलर आपको देखने को मिल जाए काफ़ी सारी, इसके अंदर डिफरेंस ये है कि इसके एंड पार्ट में रेडियो ओपिक क्या रहेगा, सब्सटेंस रहेगा, रेडियो ओपिक सब्सटेंस रहेगा। यहाँ पे एंड पार्ट पे राइल्स ट्यूब है। ये क्या है, राइल्स ट्यूब है जो नेजोगैस्ट्रिक डाली जाती है, नाक से डाली जाती है, राइल्स ट्यूब। क्लियर है, किसका इमेज है ये, राइल्स ट्यूब। इसके एंड पे क्या होता है, रेडियो ओपिक सब्सटेंस होता है। वो किस लिए है, ये जब आप पेशेंट के एनजी ट्यूब इंसर्शन कर दोगे उसके बाद में इसको कंफर्म करने के लिए कि इसका प्लेसमेंट सही है कि नहीं है, इसके जो प्लेसमेंट है ट्यूब का प्लेसमेंट को चेक करने के लिए आप एक्सरे करोगे तो एक्सरे के अंदर ये शो हो जाएगा। क्लियर है। तो ये है फोलेज कैथेटराइजेशन, ये फोलेज कैथेटर है। क्लियर है। ये काफ़ी बार यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में, रूटीनली यूज़ किए जाते हैं ये। नेक्स्ट बात करें
अब अपन ने बात कर ली थी पहले की हेड, फेस, नेक, शोल्डर और ये सब चेक करने की। फिर बात करती 5th पे आता है बैक, और बैक साइड को चेक करना है। तो बैक साइड को चेक करने के लिए एक मेथड अपनाते हैं, लॉग रोल मेथड अपनाते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, 5 पीपल्स का यूज करना होता है, 5 आदमी होते हैं, 5 पर्सन्स होते हैं, वो मिलके क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं लॉग रोल के अंदर। लॉग रोल का मतलब क्या है स्टूडेंट, पेशेंट के मान लो स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ है, पीछे की तरफ स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ है, तो उसको यदि आप इम्प्रॉपर तरीके से हैंडल करोगे तो और ज़्यादा इंजरी हो जाएगी उसकी स्पाइन के। तो उसको स्पाइन को बिना हिलाए उसको सेफली ट्रांसफ़र करना, ठीक है, एक से दूसरी जगह, और उसकी साइड पोजीशन चेंज करना। तो 5 पीपल्स आर रिक्वायर्ड फॉर सपोर्टिंग। तो लॉग रोल के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है। तो एक पर्सन तो क्या करता है स्टूडेंट, हेड वाले पार्ट पे हेड को पकड़ के रखता है, 3 पर्सन चाहिए बॉडी के लिए, तो कितने हो गए 4, और 5th पर्सन क्या करता है, पीछे बैक साइड से क्या करता है, एग्जामिनेशन करता है कि उसके इंजरी वगैरह कितनी क्या हुआ है, उसके किस टाइप की इंजरी हुई है, वो कितनी, वो सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर इंजरी हुई है, उस चीज़ को असेस करेगा ये 5th वाला पर्सन, एग्जामिनेशन ऑफ बैक, पीछे की साइड से। तो इसका अपन इमेज देख लेते हैं कि इस तरह से एक ये है, ये पेशेंट है, ये लॉग रोल करवा रहे हैं इसको, तो एक पर्सन है जो कि इसके हेड को होल्ड कर रहा है, 3 पर्सन है, ये 3 पर्सन है, ये किसको, बॉडी को, क्लियर है, ये बॉडी को और ये हेड को, क्लियर है। और ये लास्ट वाला पर्सन क्या कर रहा है, ये 5th वाला पर्सन, 5th नंबर का पर्सन, ये क्या कर रहा है, इस इधर से ये इसको इंस्पेक्शन करेगा, चेक करेगा कि कितनी इंजरी हुई है बैक साइड से। तो इस तरह से 5 पर्सन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं लॉग रोल के दौरान, जब पेशेंट को लॉग रोल करवाना है, क्लियर है। फिर बात करते हैं एक्सट्रीमिटी की। आपको एक्सट्रीमिटी चेक करनी है, बैक हो गया चेक, अब एक्सट्रीमिटी पे आते हैं। तो एक्सट्रीमिटी जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं, उन पे टेंडरनेस तो नहीं है, क्रीपिटेशन तो नहीं है, या फिर एबनॉर्मल मूवमेंट। तो एबनॉर्मल मूवमेंट, क्रीपिटेशन और टेंडरनेस को चेक करना होता है एक्सट्रीमिटीज़ के अंदर। फिर बात करें न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी करना होता है, प्राइमरी सर्वे में भी करना होता है और सेकेंडरी सर्वे में भी करना होता है। तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे कि रिपीट करना है जीसीएस स्कोर को और री इवॉल्वेट करना है प्यूपिल को वापस से चेक करना है, और आईज के अंदर प्यूपिल को चेक करना है, और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर जीसीएस स्कोर चेक करना है। तो इस तरह से ये 7 पॉइंट्स हैं इसके अंदर सेकेंडरी सर्वे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन टर्सरी सर्वे। टर्सरी सर्वे क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, कंप्रीहेंसिव पेशेंट इवोल्यूएशन, पेशेंट को इवोल्यूएट करते हैं, चेक करते हैं, किसके माध्यम से, एक तो फिजिकल माध्यम से, फिजिकल एग्जामिनेशन करके, कंबाइंड विद टारगेटेड रेडियो, साथ के साथ उसके एक्सरे भी किए जाएंगे, यूएसजी भी की जाएगी, सीटी भी की जाएगी, सीटी स्कैन, यूएसजी और एक्सरे, क्लियर है। और क्यों किया जाएगा, डिक्रीज डिले इन डायग्नोसिस ऑफ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, क्योंकि जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हुई है उसकी जो, ताकि वो कम हो जाए, ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी के जो डायग्नोसिस है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट टाइम मेन एडवांटेज ऑफ टर्सरी सर्वे क्या है, यही है, डिक्रीज डिले इन डायग्नोसिस ऑफ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी, कि आप लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी पेशेंट को हुई है उसको जल्दी से जल्द उसको क्या कर सके, पता कर सके, इसलिए ये मेन एडवांटेज है टर्सरी सर्वे का, क्लियर है। तो इस तरह से एटीएलएस के अंदर अपन प्राइमरी सर्वे के अंदर ABCDE पढ़ा, ठीक है। सेकेंडरी सर्वे के अंदर अपन ने क्या किया, एम्पलिस्ट्रीली एलर्जी, एलर्जी, एम मतलब मेडिकेशन, और पी मीन्स प्रेगनेंसी या पास्ट कोई भी उसकी इलनेस है उसको चेक किया, एम हो गया मेडिकेशन, पी पास्ट इलनेस या प्रेगनेंसी, और एल मतलब क्या होगा स्टूडेंट, लास्ट मील, पिछले कुछ आवर्स में उसने क्या खाया था, क्या पिया था, और ई मतलब एल मतलब हो गया, और ई मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, एम्पल हिस्ट्री में, जल्दी कमेंट करें, एम्पल के अंदर ई, तो आप वापस से रिवाइज करें,
एम्पल का मतलब क्या होता है, क्लियर है। इसका मतलब आपका अच्छे से फोकस आपको रखना जरूरी है कि एम्पल का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री लेते समय अपने को चेक करना होता है। तो इस तरह से अपन ने ये पढ़ा अच्छे से आज। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा कि ट्रोमा के अंदर क्या चीज़ पढ़नी होती है। क्लियर है, थैंक यू।